हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीवों के विकास के अंतर्गत विकास के सिद्धांत। ठीक है। डार्विन और वेलेस नामक दो वैज्ञानिक जिन्होंने जीवों के विकास के बारे में विशेष अध्ययन किया था, वो दोनों आपस में मिलकर अपनी ज्ञान के आधार पर, अपने अवलोकन के आधार पर एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को विकास के सिद्धांत या इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी कहा जाता है। उसके अंतर्गत ये बताया है कि धरती में, हमारे जो धरती में प्रकृति में जीवों का विकास किस प्रकार हुआ और विकास होने के साथ साथ उनकी प्रजातियों का निर्माण किस प्रकार होता है और प्रजातियां कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, जो आगे चलकर और विभिन्न प्रकार के प्रजातियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आओ समझते हैं अध्याय 1 के अंतर्गत जीवों के विकास में। ठीक है, क्या समझते हैं? विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत ये मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, इसको आप लोग को अच्छे से याद करना है ना। धीरे धीरे आप लोग को समझाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने भी मजा आएगा, क्योंकि इससे पूर्व हमने टोटल सभी टॉपिक को डील कर चुके हैं, जो बहुत ही आसान था, बहुत ही रोचक था, बहुत ही मजेदार था और ये सबका सार है, समझो। ठीक है, इस टॉपिक के बाद यह जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में, जो और बहुत ही मजेदार टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विकास के सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत में हम लोग को बता दूं कि दो वैज्ञानिक जो विकास के बारे में विशेष अध्ययन किए थे, चार्ल्स डार्विन और वेलेस, उन्होंने आपस में मिलकर अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अवलोकन के आधार पर, है ना, विविधता के प्रमाण के आधार पर कुछ सिद्धांत दिए और उस सिद्धांत का नाम था विकास का सिद्धांत। उसमें क्या क्या उन्होंने बताया, उसको लाइन टू लाइन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जीवों में विविधता पाई जाती है। सही बात है भाई, जीवों में विविधता पाई जाती है। इससे पहले पूरे वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि जीवों की प्रजातियां बनते हैं, उन प्रजातियों में अलग अलग विविधता पाई जाती है, अलग अलग उनकी समानता होती है, विविधता होती है, उनके आवास के आधार पर, रंगों के आधार पर, शारीरिक निर्माण के आधार पर। तो यहाँ पर क्या बोला गया विकास के सिद्धांत में कि जीवों में विविधता पाई जाती है। ठीक है, जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर होते हैं। सही बात है, जीवों के शरीर में या जीवों की आवास में या जीवों की बनावट में, जीवों की जो खाद्य संसाधन है, भोजन करने की जो क्रिया है, भोजन की जो सामग्री है, वो अलग अलग होगा, तो उनमें जीने की क्षमता भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, कुछ जीव ज्यादा दिन तक जिएंगे, कुछ जीव कम दिन तक जिएंगे, कुछ जीव अधिक प्रजातियों का निर्माण करेंगे, कुछ जीव कम प्रजातियों का निर्माण करेंगे। ठीक है, और इसमें यह समझने वाली बात है कि जो जीव जीने के लिए संघर्ष करती है, जो अधिक ताकतवर होते हैं, वो अधिक दिन तक जिएंगे, और जो अधिक दिन तक जिएंगे वही सबसे ज्यादा प्रजातियों का निर्माण करेगा। भाई जो जिएगा वही तो करेगा ना, जो नहीं जिएगा वो कहाँ से अपना प्रजातियों का निर्माण कर पाएगा। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि जीने की क्षमता में भी क्या होता है, अंतर पाया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर कोई कम जीता है तो कोई ज्यादा जीता है। कम कौन जिएगा, जो कमजोर होगा। ज्यादा कौन जिएगा, जो जीने के लिए संघर्ष करेगा, जो ज्यादा ताकतवर होगा, जो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढाल लेगा। ठीक है, जिसका चयन स्वयं प्रकृति करती है। किसी की संतान माने किसी की कम संतानें होती हैं और किसी की ज्यादा संतानें। भाई जो ज्यादा दिन जिएगा उसका संतान ज्यादा होगा, जो कम दिन जिएगा उसका संतान कम होगा। ठीक है, जिनकी जीने की क्षमता ज्यादा होती है वही परिवेश में ढलकर जीते हैं और उनकी एक नई प्रजाति दिखाई देती है। अर्थात जो जीव स्वयं को परिवेश के अंतर्गत ढाल लेती है, अनुकूलन करने की क्षमता पाया जाता है, जो अधिक ताकतवर होते हैं, वह आवास में रहकर प्रजनन की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप नई नई जातियों का निर्माण करते हैं। आया समझ में? चलो, पहला टॉपिक क्लियर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा देखो, विश्व में प्रजाति की संरचना या रचना एक झटके में नहीं बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती
है। यहाँ पर दूसरा टॉपिक यह बोला गया है कि हमारे विश्व में, हमारे धरती में जो नए नए जीव उत्पन्न होते हैं वो ऑटोमेटिक एक ही झटके में नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम भी आए हैं किससे, हमारे माता पिता से, वो कहाँ से आए हैं, उनके माता पिता से, वो कहाँ से आए हैं, उनके माता पिता से, अर्थात हमारे पूर्वज से ही नए जीव का निर्माण होता है, उनका कहना था, जो एकदम बिल्कुल सही है। ठीक है, अर्थात नई प्रजातियों का निर्माण उनके पूर्ववर्ती प्रजातियों से होता है। जैसे हम लोग ने गलापागोस द्वीप पढ़ा था, गलापागोस द्वीप वर्मी को उन्होंने जीवाश्म देखा, तो उसमें जो उस जमाने के जीवाश्म थे वो बड़े थे, जो आज के वर्मी वो छोटे थे। तो छोटे वर्मी कहाँ से आए, बड़े से आए। ठीक है, इसीलिए धरती में प्रजातियों का निर्माण एक ही झटके में नहीं होता है, वो अपने पूर्वज के प्रजातियों से ही पैदा होते हैं, जो बिल्कुल सही था। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्लियर हो गया। तीसरा देखो, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है। जैसे मनुष्य की उत्पत्ति किससे हुआ है, मनुष्य से हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार विभिन्न जो जीवों की उत्पत्ति होती है वो समान पूर्वज से होती है। इसीलिए विकास की प्रक्रिया को एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट में ये बोला गया है कि जो जीवों की उत्पत्ति जो होती है वो एक समान पूर्वज से हुई है। अब हाथी का बोलोगे शेर पैदा होगा, थोड़ा ना बनेगा, शेर से शेर पैदा होंगे, उनके विभिन्न प्रजातियां हैं। हाथी से हाथी पैदा होंगे, वो उनके विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं। ठीक है, आए समझ में। चलो, उसके बाद क्या बोला गया है, विकास की प्रक्रिया एक शाखित पेड़ के रूप में दर्शाया जा सकता है। जैसे मान लो एक पेड़ हमारे पास, उसके जड़ है ना, जड़ को मान लो पूर्वज, फिर उसके तने हो गए, शाखा हो गए, उनके वो प्रजातियां हैं। ठीक है, फिर बीज का निर्माण होगा, बीज से फिर पौधे बनेंगे, पौधे से फिर विभिन्न प्रकार के फल फूल का निर्माण होगा। इस प्रकार क्या होते हैं, पूर्वज से ही नए नए प्रजातियों का निर्माण होता है। और इसके बारे में आपके बुक में दिया गया पेड़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसको आप लोग देख लेना, एकदम सरल है। आए समझ में। चलो, अब देखो यहाँ पर किसी भी जंगल किसी भी जगह की जनसंख्या, ध्यान से सुनो, यहाँ पर किसी भी जगह की जनसंख्या में पाए जाने वाले जीवों में विविधताएं होती है, जिनमें से कुछ विविधताएं या भिन्नताएं ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है। शुरू पॉइंट में ही बोल दिया गया है कि जीव विविधता पाई जाती है, तो सही बात है। इसमें चौथा पॉइंट में क्या बोला गया है, मान लो एक विशेष जगह है, विशेष जगह में विशेष जनसंख्या है, जिसको हम प्रजाति बोलते हैं, है ना, जो प्रजनन की क्रियाएं करती हैं। अब उन जीवों के मध्य जो एक विशेष भिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, एक विशेष भिन्नताएं पाई जाती हैं जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती हैं। ठीक है, और इसी प्रकार नए नए प्रजातियों में नए नए गुणों का विकास होता जाता है। आए समझ में। ठीक है, क्या बोला गया है, एक विशेष जगह में जीवों की जनसंख्या होती है और उन जीवों के मध्य भिन्नताएं पाई जाती हैं, अंतर पाई जाती हैं। किसके किसके आधार पर, पूर्व वीडियो में बताया गया है, रंगों के आधार पर, है ना, भोजन के आधार पर, आवास के आधार पर, इन सभी के आधार पर उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। और उसमें से कुछ विशेष जो इम्पोर्टेंट जो भिन्नताएं होती हैं वही क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। इसके बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, मेंडल के अनुवांशिकी के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे, कैसे गुणों का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो चलो, इसको ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ चुका है। अब देखो पांचवा पॉइंट क्या बोलता है, प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाली ऐसी कुछ भिन्नताओं से होती हैं और है ना, और किसी परिस्थिति में ये लाभदायक सिद्ध होती है। देखो चौथा पॉइंट क्या बोला गया है कि प्रजातियों का जो विकास है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, प्रजाति तो बनेंगे, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजाति बनेंगे, और प्रजाति बनेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का क्या होगा, ट्रांसफर भी होगा। तो जो गुण होते हैं, जो विशेषताएं होती हैं, जो भिन्नताएं होती, भिन्नता माने गुण है, समझो, जो जीवन में भिन्नताएं हैं, विशेषताएं हैं, एक प्रकार का गुण है, समझो। तो गुणों का ट्रांसफर क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है। वही जो भिन्नता हो जीवों की पहचान करने के लिए, और जीवों की संरचना और जीवों की बनावट, जीवों के विभिन्न गुणों का अध्ययन करने में क्या होती हैं, लाभदायक होती हैं। और जो नए जीव जो बन के जाते हैं, प्रजाति बन गई,
ठीक है, वो पुराने जीवों के स्थान को लेना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, जो प्रजातियां होती हैं वह अपने प्रजातियों की संख्या बढ़ाएंगे, जो जीव अपनी संख्या बढ़ाएंगे, जो पूर्ववर्ती जीवों की स्थान को ले लेते हैं, जो अध्ययन करने में क्या होते हैं, सहायता होते हैं, और आगे धीरे 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 प्रजातियों का निर्माण होता रहता है। इसी प्रकार जीवों का विकास होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विकास के सिद्धांत। ठीक है, चलो ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, लाभदायक भिन्नताओं वाली विविध प्रजातियां किसी आवास में पनपने लगती हैं और समय के साथ साथ इन प्रजातियों की आबादी में भी वृद्धि होती है। वही है, घूम फिर के वही बोला गया है कि जीवों में विविधता पाई जाती है। विविधता के आधार पर जो गुणें होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता रहता है। एक विशेष समूह में प्रजनन की क्रियाएं होती हैं और गुण क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है और आगे चलकर वह पूर्ववर्ती जो पूर्व में जो जीव होते हैं उनका स्थान लेना प्रारंभ कर देती हैं और अपने प्रजातियों का निर्माण इतना करते हैं कि आगे चलकर और अधिक जीवों का विकास संभव हो पाता है। और इसी प्रकार हमारी धरती में जीवों का विकास हुआ है। आए समझ में? तो विकास के सिद्धांत मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। और क्या होते हैं, इन गुणों के आधार पर क्या करते हैं, प्रकृति में स्वयं को ढालते जाते हैं। और प्रकृति में स्वयं को ढालते हैं मैंने अनुकूलन करने की क्षमता होती है, और जिनमें अनुकूलन करने की क्षमता होती है वो आगे चलकर प्रजातियों का निर्माण करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मनुष्य ले लो, मनुष्य की जनसंख्या इतना अधिक हो गया है कि उसके बारे उसका संख्या और कितना बढ़ेगा उससे कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेरे ख्याल से विकास के जो सिद्धांत है वो समझ में आ चुका होगा। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स तैयार कर लो। ठीक है, उसके बाद कुछ टॉपिक और इसमें मैं समझा दूंगा आप लोग के एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। चलो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको आप लोग को नोट्स तैयार करना है। तो इस पार्ट में मुख्यतः आपको क्या समझना है, तो डार्विन के जो सिद्धांत उसमें आप लोग ये समझो। पहला बता देता हूं आप लोग को, मरो या मारो का सिद्धांत। मरो या मारो का सिद्धांत, इसको आप लोग को दिमाग में रखना है। मरो या मारो का सिद्धांत क्या था, जब डार्विन ने अपना अवलोकन किया तो पानी के जल का अवलोकन है ना, पानी जो जल है उसका अवलोकन किया। उन्होंने क्या देखा कि उसमें खाद्य श्रृंखलाएं देखी जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खा रहे थे। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि धरती में सब तरफ संघर्ष लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा है, संघर्ष, और उसी जीव जीवित रहेगा जो जीने के लिए संघर्ष करेगा। आए समझ में? जंगल में जाओगे है ना, जैसे जंगल में देखो, जंगल में हिरण भी रहते हैं, शेर भी रहते हैं। बचता कौन है, शेर बचता है, क्योंकि शेर ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो मारो मारो का सिद्धांत आपको समझना चाहिए। उसके बाद दूसरा देख लो, संघर्षवाद का सिद्धांत। संघर्षवाद का सिद्धांत, इसको आप लोग को दिमाग में रखना है। संघर्षवाद का सिद्धांत वही है कि जो जीव जीने के लिए संघर्ष करेगा उसी जीव का विकास होता है, बाकी सभी जीव क्या होते हैं, मर जाते हैं। तीसरा देख लो, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत। प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत, ये चीज आपको होना चाहिए याद। ठीक है, प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत। और प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत आप लोग पढ़ चुके हो, प्राकृतिक चयन है ना, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक चयन। अर्थात कहने मतलब यह है कि प्रकृति जिस जीव का चयन करेगा वही जीव जीवित रहेगा। ठीक है, और वो जीव जो होते हैं उस प्रकृति के अनुरूप स्वयं को क्या करते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर अनुकूलन समझ लो है ना, तो जिस जीव में वातावरण के आधार पर या परिवेश के आधार पर या वातावरण में स्वयं को जो अनुकूलित कर लेता है, जो बैलेंस कर लेता है, वही जीव जीवित रहते हैं, अर्थात उसी जीव का विकास होता है, वही जीव प्रजनन की क्रियाएं कर पाती हैं और प्रजातियों का निर्माण होता है। बाकी सभी जीव क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि यार डायनासोर के जमाने में डायनासोर ने प्रकृति के अनुरूप स्वयं को नहीं ढाल पाया है ना, स्वयं को नहीं ढाल पाया, तो प्रकृति में क्या हुआ, परिवर्तन आया। डार्विन ने बोला ना अपने सिद्धांत में कि प्रकृति में अचानक परिवर्तन आया, और परिवर्तन अचानक ऐसे ही नहीं आया, धीरे धीरे आया। भले वो एक प्राकृतिक घटना है लेकिन धीरे धीरे प्रकृति में समय के साथ परिवर्तन आया। तो उसमें उपस्थित जो जीव थे, जो जीव की उत्पत्ति हुआ है ना, उसमें भी क्या हुआ, धीरे धीरे परिवर्तन आया है ना। तो यहाँ पर डायनासोर क्या थे, उस परिस्थिति में
स्वयं को ढाल नहीं पाए, इसीलिए क्या हुआ, वे नष्ट हो गए और विभिन्न प्रकार के नए नए प्रजातियों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है आपका ये चैप्टर जीवों का विकास। इसमें आप लोग को मुख्य जो टॉपिक याद करने वाला टॉपिक है वो सबसे पहले आप संवृत्ति लक्षण, सजातीय लक्षण आप एकदम कंठस्थ कर लेंगे, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। उसके बाद विकास का सिद्धांत आप लोग पढ़ लेंगे, फिर बीगल का सफर, डार्विन का अनुभव, सभी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अनुकूलन किसे कहते हैं ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अनुकूलन क्या है, स्वयं को प्रकृति के अनुरूप ढालने की क्षमता। ठीक है, प्राकृतिक चयन क्या है, तो जीव जो प्रकृति होते हैं स्वयं जीव को स्वतः चयन करता है, जिसके द्वारा जीव में अनुकूलन करने की क्षमता का विकास होता है और अनुकूलन के द्वारा ही वो जीव जीवित रहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो आप लोग हमें बताओ ताकि हम लोग और बेटर से बेटर इसको समझा सकें। और अगर समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।